बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महंगाई के मोर्चे पर राहत देने वाली उस खबर से, उन आंकड़ों से जिसका सीधा ताल्लुक आपसे है। वो आंकड़े जिसका इंतजार देश के इकोनॉमिस्ट से लेकर सरकार को भी रहता है। हम बात कर रहे हैं रिटेल महंगाई के आंकड़ों की। जुलाई महीने के सीपीआई के आंकड़े आ गए हैं। महंगाई में कमी दर्ज की गई है और ये अब 6.71% पर पहुंच गई है। वहीं बात करें इंडस्ट्रियल आउटपुट की तो जून महीने में ये घटकर आईआईपी 19.6% से घटकर 12.3% हो गया है। माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में कमी देखने को मिली है। इंटरमीडिएट गुड्स और इंफ्रा गुड्स ग्रोथ में भी कमी आई है। वहीं नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ बढ़कर 2.9% हो गया है। इन आंकड़ों को विस्तार से समझा रही हैं ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसटूर मठ। तो आज शाम सरकार और रिजर्व बैंक को कुछ खुशखबरी मिली। महंगाई का दर, जो हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो इट वॉज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन। सभी के मुताबिक ये था कि इस बार इन्फ्लेशन का नंबर, ये जो है जुलाई का नंबर, कम होगा पिछले महीने से। एस्टिमेट था 6.78, फाइनल नंबर जो आया था 6.71, दैट इज मोर और लेस इन लाइन। और अगर हम पिछले महीने के हिसाब से देखें तो पिछले महीने था 7.01। तो उस मुताबिक इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो गया है, महंगाई का दर कम हो गया है। और खासकर अगर हम फूड इन्फ्लेशन देखें, खाद्य पदार्थों का इन्फ्लेशन देखें, वो आया है 6.75%। जून के महीने में ये था 7.56। तो हमारे जैसे देश में जिससे काफ़ी लोग गरीबी के, पॉवर्टी लाइन के बिलो है, और जहाँ पे खाद्य पदार्थों के कंजम्पशन बास्केट में काफ़ी बड़ा अंक है, तो उनके लिए खासकर अच्छी खबरी है ये हमको। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का जो नंबर है जुलाई में थोड़ा कम हो गया है। यूएस में भी 8.5% हो गया था, उनका पिछले महीना 9.01 था। तो इस मुताबिक पूरी दुनिया में ही इन्फ्लेशन जुलाई के मंथ में कम हो गया है। आगे जाते हुए हमको देखना पड़ेगा कि ऑयल का प्राइस क्या होगा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस कम होगा कि ज़्यादा होगा, मॉनसून बारिश का क्या हाल होगा हमारे देश में। इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आगे जाके इन्फ्लेशन का क्या असर होगा। रिजर्व बैंक में कोई भी चेंज नहीं किया, उन्होंने अपना इन्फ्लेशन एस्टिमेट सितंबर वाले क्वार्टर में 7.1% ही रखा था। अगर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करें, वो आया था 12.3%, और ये भी काफ़ी अच्छे नंबर है। अगर हम पिछले महीने से देखें, पिछले महीने लास्ट ईयर का देखें, क्योंकि पहली हाई बेस था 13.8%। लेकिन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कुछ खास बोल नहीं सकते, सिंपली बिकॉज कोविड, ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट, ये सब के कारण हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी हुई, रिलायबिलिटी भी थोड़ा सा कम है। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन और प्रोडक्शन के मुताबिक सरकार और रिजर्व बैंक को थोड़ा सा खुश होने का मौका मिला फाइनली। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां आज लगातार 5वें दिन तेजी दिखी। इस हफ्ते निफ्टी में हमने 1.5% की बढ़त देखी है। लगातार 4 हफ्तों से निफ्टी में तेजी का रुख चल रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें भी लगातार चौथे हफ्ते करीब 3% का उछाल देखने को मिला है। आज निफ्टी 17,700 के स्तर के बेहद करीब बंद हुआ। बाजार में दिन भर का एक्शन क्या रहा, इसकी डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। ये हफ्ता बहुत ही शानदार था, लेकिन ये हफ्ता शानदार उन लोगों के लिए था जिनके पास बैंक के शेयर थे या बैंक निफ्टी के शेयर्स थे या बैंक निफ्टी था एक्चुअली। हालांकि निफ्टी में भी अच्छा रिटर्न आया, करीब 1 से 1.25% तक का। ये अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस समय निफ्टी का ये वीकली रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है, करीब 1.25% तक का रिटर्न यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी में चले जाएंगे, अगर आप छोटे मझोले शेयर्स में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी परसेंटेज में रिटर्न करीब 1% से ज़्यादा का ही है, यानी कि गेन आपके पास आया ही है इस पूरे हफ्ते के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा मजा, जिसमें मैंने शुरुआत में कहा, वो था बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर परसेंटेज में गेन करीब 2.5% से ज़्यादा का था, यानी कि निफ्टी से 2 गुना का रिटर्न आपको स्क्रीन पर दिखा। ये कुछ हमने सेक्टर्स भी आपके लिए निकाल दिए हैं, जहां पे आप बढ़ने वाले सेक्टर्स आपकी स्क्रीन पर आए हैं, जहां पर आप देखेंगे मेटल्स ने पुल बैक कर काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, 4.5% तक का रिटर्न दिया। एनर्जी के अंदर रिलायंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, गैस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ये पूरे हफ्ते चले हैं, तो इसलिए आज एनर्जी के अंदर आपको अच्छी बढ़त दिखेगी। इसके अलावा आप ऑटो सेक्टर्स के अंदर भी रुक रुक के खरीदारी आई, लेकिन ये भी 1% रिटर्न देने में कामयाब हो गया हफ्ते भर के अंदर। अब आ जाते हैं सेक्टर के हिसाब से कौन से कमज़ोर सेक्टर से जो नहीं चले। मीडिया, उसमें जी एंटरटेनमेंट की
वेटेज अच्छी है, नंबर्स अभी आए नहीं, ठीक उससे पहले कमजोर है तो मीडिया कमजोर हुआ है। एफएमसीजी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फार्मास्यूटिकल्स अभी चल नहीं रहा, पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन इसने गिरावट को थोड़ा कम किया है। पिछले हफ्ते थोड़ी ज्यादा गिरावट थी, इस बार 0.7% की है। तो ये आपके देखें सेक्टर्स। अब आते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे कि शेयर्स कौन कौन से चले हैं। अगर आप गेन के हिसाब से देखेंगे तो आपको मेटल्स जो सबसे तेजी से चला था उसका मेजर कंपोनेंट है हिंडाल्को, वो 6%। कोल इंडिया भी एक्चुअली मेटल के अंदर ही गिनते हैं, वो भी 6% चला। यूपीएल के अंदर 6% और बजाज फिनसर्व करीब 4.5% का हफ्ते भर का रिटर्न देने में कामयाब हुआ। अब आते हैं लूजर्स में। डिविस लैब के नंबर्स खराब थे, उससे पहले भी कमजोर था, नंबर्स के बाद भी कमजोर हुआ और उसने करीब 4.5% का। अदानी पोर्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयर्स भी नहीं चल पाए, इनका परसेंटेज में रिटर्न करीब 3% का नेगेटिव हमको बनता हुआ दिखा है। तो ये कुछ एक मार्केट का हाल था जो हमने आपके सामने रखा, लेकिन कुल मिला के ये हफ्ता बाजार के लिए काफी ठीक रहा, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी वालों के लिए। मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी का कहना है कि बेहतर रिटर्न के लिए निवेशकों को फार्मा शेयरों की तरफ रुख करना चाहिए। खासकर डीवीज लैब जैसे शेयर ऐसे हैं जहां पर अच्छे रिटर्न की संभावना बनती है। इंडिया में कोई भी सेक्टर आप ले लो, वो फार्मा हो या आईटी हो या एफएमसीजी हो, हर एक सेक्टर में एक या दो महारथी स्टॉक होते हैं, उनको हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर या लिटिल चैम्प्स बोलते हैं, और बाकी स्टॉक थोड़े से सहमे हुए से होते हैं। प्रमोटर जी में उतना शायद दम नहीं होता, मैनेजमेंट टीम में उतना शायद दम नहीं होता। तो फार्मा भी उसी प्रकार का सेक्टर है। हमारे पोर्टफोलियो में काफी सालों से डिवीज लैब एक बड़ा हिस्सा रहा है, रहेगा। डिवीज लैब की अर्निंग्स प्रदर्शन शानदार रही है लास्ट 2-3 साल में। अब मार्केट में कुछ लोग आशंका रेज करते हैं कि कोविड के बाद डिवीज लैब का परफॉर्मेंस ठप हो जाएगा, हमको वैसी कोई आशंका नहीं है। सो हमारा जो फार्मा में डिवीज लैब का होल्डिंग है बिल्कुल बरकरार है, लेके बैठे हैं। इनफैक्ट अर्लियर दिस वीक हम हैदराबाद गए थे एक और फार्मा कंपनी में, हमारा जो दवा के ऑन द ग्राउंड रिसर्च होता है वो करने हमारे एनालिस्ट और मैं मिलकर हैदराबाद का दौरा करके आए। तो जहां तक हमको नजर आ रहा है कि इंडिया में जो बाहुबली फार्मा कंपनी, बाहुबली मतलब क्या, किसी भी सेक्टर में बाहुबली मतलब क्लीन प्रमोटर, अकलमंद प्रमोटर, अकलमंद जो अकलमंदी से कैपिटल एलोकेशन करे। और तीसरी चीज बाहुबली का जो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक हम सीख करते हैं, डोमिनेंट प्रमोटर, जबरदस्त प्राइसिंग पावर, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, 30-40% रिटर्न ऑन कैपिटल और भरपूर ग्रोथ आपके मेरे लिए एज शेयर होल्डर्स, राइट। तो डिवीज लैब बिल्कुल वैसा ही हमारे ख्याल से बहुत सालों से वैसा स्टॉक रहा है। और बात कर लेते हैं नतीजों की। हीरो मोटो के जून तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। सालाना मुनाफा 365 करोड़ से बढ़कर 624 करोड़ रुपए तो रहा है, लेकिन अनुमान 796 करोड़ का था। हीरो मोटर्स के नंबर्स की पूरी एनालिसिस के साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। तो FY23 की पहली तिमाही नतीजों में हीरो मोटोकॉर्प ने निराश किया है। सभी पैमाने पे नंबर्स अनुमान से कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय की सबसे पहले अगर बात करें तो 8392 करोड़ पे आंकड़ा रहा है, उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर। वहीं कंपनी ने करीब 624 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये आंकड़ा करीब 800 करोड़ के आसपास रहेगा। मार्जिन्स को अगर हम देखें तो सभी कंपनीज ने कहीं ना कहीं टू व्हीलर स्पेस में यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, पर हीरो मोटोकॉर्प के केस में एकदम उल्टा है, क्योंकि हमारी उम्मीद थी 12.5% कंपनी मार्जिन दर्ज करेगी, जबकि उन्होंने 11.2% के मार्जिन यहाँ पे घोषित किए हैं। और सीक्वेंशली देखें तो एक ये फ्लैट ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा का नंबर भी 941 करोड़ पे रहा है, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे 1000 करोड़ के ऊपर रहेगा। तो नतीजे तो इस बार काफ़ी निराशाजनक है, पर अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है ग्रोथ के आउटलुक को लेके, जहाँ पे फेस्टिव सीजन को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव है कि डिमांड बिल्डअप होनी नहीं चाहिए और साथ ही मार्जिन्स भी आगे चल के सुधरते हुए नजर आने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि डिमांड एक सहारा ज़रूर देगी, कमोडिटी कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे कम हो रहा है और इसी के साथ कंपनी प्राइस हाइक्स भी लगातार ले रही है। ये सभी फैक्टर्स कंपनी के मार्जिन्स को आगे सपोर्ट करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। तो इस बार नतीजे तो कमजोर ही आते हुए दिखे, पर मैनेजमेंट आने वाली ग्रोथ के लिए पॉजिटिव जरूर है। भारतीय रेलवे का भविष्य कहे जाने वाली वंदे भारत की तीसरी ट्रेन जल्द पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। इसका निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पूरा हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमाम यात्री सुविधाओं से लैस आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का निरीक्षण किया है। पूरी खबर दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित।
भारतीय रेलवे के भविष्य और तीसरी वंदे भारत ट्रेन बहुत जल्द पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। शुक्रवार 12 अगस्त को इस नई वंदे भारत ट्रेन का चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद इसको ट्रायल रन के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। सूत्रों के मुताबिक ये जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन है, आधुनिक तमाम यात्री सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन अब इसका ट्रायल रन होगा। संभवतः कोटा से नागदा सेक्शन के बीच में इसका ट्रायल रन होगा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से लेकर के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में इसका ट्रायल रन किया जाएगा। सफल परीक्षण के बाद में, सफल ट्रायल रन के बाद में इस ट्रेन को कमर्शियल रोल आउट यानी कि यात्रियों के लिए इस सेवा की शुरुआत की जाएगी और बहुत मुमकिन है कि जहां चुनावी राज्य है वहां इस नई वंदे भारत ट्रेन को बतौर सौगात दी जा सकती है। लेकिन ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन पर ही मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रेल मंत्रालय ने जो बड़ी योजना बनाई है उसमें यह है कि इसके बाद लगभग हर महीने 2 वंदे भारत ट्रेन वो बन करके तैयार होंगी और उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेक्शन के लिए उसको दौड़ाया जाएगा। तो वंदे भारत ट्रेन को बड़े पैमाने पर रोल आउट करने की रेल मंत्रालय की योजना ये है और लार्जर यानी कि बड़ी तस्वीर उसकी जो रेल मंत्रालय देख रही है वो यही है कि भविष्य में चाहे शताब्दी हो या राजधानी, ये नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन उनकी जगह ले लेगी, जिसमें यात्री सुविधाएं ज़्यादा हैं और साथ ही साथ ये लंबी दूरी कम समय में पूरा कर पाएगी। सेमीकंडक्टर की सप्लाई सुधरने से जुलाई में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में जरूर इजाफा देखने को मिला है, लेकिन एंट्री लेवल 2 व्हीलर 4 व्हीलर अभी भी नहीं उभर पाया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी सियाम की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों में ये जानकारी मिली है। आंकड़ों की बड़ी बातों को समझा रहे हैं मेरे सहयोगी दानिश आनंद। देखिए, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जुलाई के होलसेल डेटा को रिलीज़ करा है और इस डेटा के मुताबिक ओवरऑल जो देश में व्हीकल सेल्स है, होलसेल सेल्स है, वो लगभग 10.60% बढ़ी हैं। अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 11% का जंप देखा गया है, एसयूवी सेल्स में 10.50% का जंप देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ 2 व्हीलर सेल्स भी 10% बढ़ी हैं और इस बारी सबसे मेजर चीज़ नोटिस करने की ये है कि इन 2 व्हीलर सेल्स में जो एंट्री लेवल की डिमांड है वो थोड़ी बहुत बढ़ी है। 3 व्हीलर सेल्स में मेजर जंप हुआ है और ये वाई जंप लगभग 70% के ऊपर है। लेकिन सियाम का अभी भी यही मानना है कि जो डिमांड है एंट्री लेवल 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स या पैसेंजर कार्स या 4 व्हीलर्स की, वो अभी भी डाउन है अगर हम उसको पिछले 2-3 सालों से कंपेयर करते हैं। इसके अलावा सियाम ने ये भी चीज़ सामने रखी है कि जिस तरह से आरबीआई ने तीसरा रेट हाइक करा है रेपो रेट में, उसका छोटा मोटा इम्पैक्ट ऑटो सेल्स में भी पड़ सकता है, क्योंकि मोस्टली लोग देश में जो गाड़ियाँ खरीदते हैं वो फाइनेंस कराते हैं, तो उसका एक लॉस हो सकता है कि ऑटो इंडस्ट्री को झेलना पड़े। लेकिन इसके अलावा सियाम ने यह भी बोला है कि जिस तरह से सरकार ने पिछले कुछ दिनों में गैस प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया है, उसका बेनिफिट तभी पास होगा जब ये कंपनीज इस बेनिफिट को अपने कस्टमर्स को पास ऑन करेंगी और ये अगर आगे पास ऑन करेंगी तो सीएनजी सेल्स है वो हिट नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो जुलाई के महीने में होलसेल सेल्स जो ऑटो की हुई हैं, पूरे व्हीकल्स की जो हुई हैं, वो 10% YOY बढ़ी हैं। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट से एक और हफ्ते की मोहलत मिल गई है। ट्विन टावर को गिराने की कार्रवाई अब 21 की बजाय 28 अगस्त को की जाएगी। ब्लास्ट के जरिए इसे गिराया जाएगा। पूरा मामला अवैध ठहराए जा चुके नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 40 मंजिला टावरों का है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर टावर गिराने में कोई दिक्कत आती है तो 1 हफ्ते का वक्त और दिया जा सकता है। नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध पर नोएडा अथॉरिटी के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर तक का अतिरिक्त समय दिया है। और अब बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज कश्मीर से तिरंगा अभियान की दिलकश तस्वीरें सामने आईं। डल लेक पर शिकारे पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं पुलवामा में सीआरपीएफ की 130 बटालियन ने तिरंगा रैली निकाली। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के जरिए आपसी भाईचारे और देशभक्ति का मैसेज दिया गया। वहीं हरियाणा के अंबाला से भी तिरंगा यात्रा की शानदार झलक सामने आई है।
और अब पेश है आजादी के अमृत महोत्सव पर ET Now स्वदेश की स्पेशल सीरीज। देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इन 75 सालों में देश ने बहुत कुछ बदलते देखा। आज़ादी से लेकर अब तक इन 75 सालों में सड़क से लेकर आसमान तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक और लगभग हर क्षेत्र में देश विकास की राह में आगे बढ़ा है। लेकिन 75 सालों में एक चीज़ जो नहीं बदली वो है दी ओल्ड फेमस जलेबी वाला का स्वाद। जी हाँ, पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में महज 10-10 फीट की दुकानों में मिलती हैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट जलेबियां, जिसमें अनुभव और प्यार की चाशनी इन जलेबियों में शायद मिठास को और कई गुना बढ़ा देती हैं। किताबों में बहुत ढूंढा मगर नहीं पाया जो कुछ हमारे बड़ों ने अपने अनुभव से सिखाया। शायद ये पंक्तियां दी ओल्ड फेमस जलेबी की स्थापना करने वाले लाला नेकराम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। साल 1984 में आगरा के रहने वाले लाला नेकराम को दहेज में 2 रुपए मिले और इन 2 रुपयों ने शुरुआत की एक ऐसे भविष्य की जिसकी कल्पना शायद खुद लाला नेकराम ने भी नहीं की होगी। दरअसल इन 2 रुपयों से लाला नेकराम पुरानी दिल्ली में एक दुकान डाली और बनाने लगे गर्मा गर्म लजीज जलेबियां। और इन जलेबियों की मिठास ने जुबान से होते हुए लोगों के दिलों पर ऐसा राज किया कि जलेबी के शौकीनों की संख्या लाला नेकराम की दुकान पर लगातार बढ़ती गई और आज द ओल्ड फेमस जलेबी वाला दुकान को चौथी पीढ़ी के अभिषेक जैन संभाल रहे हैं। जब ये दुकान की यहाँ पे जब शुरुआत हुई तब महज एक 2 रुपए के निवेश के साथ में, इन्वेस्टमेंट के साथ में इस दुकान की शुरुआत हुई थी। वो दिलचस्प कहानी अगर आप हमें बताना चाहें। जी, इन्वेस्टमेंट नहीं, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को दहेज में मिले थे 2 रुपए जब हम गाँव से लेके आए थे और उन्होंने यहाँ काम शुरू करा था। और उसके बाद आज आप जो लोगों का प्यार है, जो लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, कितना फर्क, कितना बदलाव आप देखते हैं? जी, कस्टमर्स हमारे पुराने टाइम के जो हैं वो तो अभी भी आते हैं, बड़े लॉयल कस्टमर्स हैं हमारे। और अब टूरिस्ट बहुत आते हैं, अब बहुत आने लगे हैं। और फॉरेनर्स पहले नहीं आते थे, अब वो भी बहुत आने लगे हैं। जलेबी में इतनी खास ऐसा क्या है, क्योंकि बनती लगभग सभी जगह है? सर, हमारी जलेबी कभी खट्टी नहीं होती है, हमेशा मीठी ही मिलेगी आपको। ज़्यादातर आप लोग कहीं बाहर से किसी और जगह से खाएंगे जलेबी तो वो थोड़ी खट्टी रहती है। बाकी हम लोग पुरानी रेसिपी है वही यूज़ करते आ रहे हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमें एक ही गाइडेंस दी थी जब डेथ बेड पे थे वो अपने, कि सबसे अच्छा रॉ मटेरियल लगाना, पैसे की कमी तुम्हारे पर कभी नहीं रहेगी। और आज तक हम वही, बस जो रॉ मटेरियल बेस्ट मिले मार्केट में वही लगाना हमेशा। और जब शुरुआत करी थी तब जलेबी कितने की थी? अब तो हम देख रहे हैं 600 रुपये किलो तक इसके दाम पहुंच गए। सर रियली सॉरी, तब इसका मुझे आइडिया नहीं है तब क्या वो चलता था। लेकिन अभी जब चूंकि रेट बढ़ गए हैं, अभी हम देख रहे हैं कि 600 रुपये किलो जलेबी का दाम है। महंगी है, क्योंकि बाकी के रेट से मुकाबला करें तो महंगा है। क्या लगा ऐसा कि इस दाम पर लोगों की, जो लोग आते थे खाते थे, उनकी संख्या में कोई कमी आई है या कोई परिवर्तन, लोगों की जो बाइंग पैटर्न है उसमें किसी तरीके के बदलाव आप देखते हो? पहले के ज़माने में तो सिर्फ इंडियन स्वीट्स ही हुआ करती थी, अब तो हर तरह की पूरे दुनिया की आइटम मिलती है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो लोग चांदनी चौक आते हैं हमारी दुकान पे ज़रूर आते हैं, तो हम लोगों के बिजनेस में इतना सेल्स में फ़र्क नहीं है। और आप समोसा वगैरह भी रखना आपने शुरू कर दिया है? नहीं, अभी का नहीं है, ये भी कम से कम 60-70 ईयर्स हो गए। अच्छा। और अब ये आखिरी में समझूंगा कि कोविड के बाद में, कोविड ने एक झटका दिया, सभी बिजनेस को दिया। कोविड के बाद में आपके काम करने के तरीकों में या जिस तरीके से बदलाव आया बिजनेस में, आपने भी कुछ बदलाव महसूस किया या आपने कोई परिवर्तन अपने काम करने के तरीके में किया? ये लड़कों ने मास्क इसलिए पहनना बंद कर दिया क्योंकि डर निकल गया लोगों का कोविड से। और मैं तो हमेशा ही पहनता था, तो अभी भी पहन रहा हूँ। और हाइजीन तो हम लोगों ने हमेशा ही उसी ध्यान से, हमेशा से उसी तरह से ही काम करा। कोविड के मामले में ये कह सकते हैं कि तब कोई कस्टमर नहीं था, मार्केटें खाली रहती थी और हम लोग होम डिलीवरी कभी करते नहीं थे, तो हम लोगों ने अपनी दुकानें बंद ही रखी थी। आगे जाकर के कुछ विस्तार के सोच रहे हैं, कहीं और फ्रेंचाइजी खोलेंगे, कुछ और विस्तार करेंगे? सर आपका आशीर्वाद, प्लान आया? आपका आशीर्वाद रहा तो आप 2-3 महीने में ही देखेंगे। आज जलेबी वाला की 1 किलो जलेबी की कीमत 600 रुपए है। आम जगहों की तुलना करें तो ये दाम आपको जरूर ज्यादा लगेंगे,
पर जनाब यकीन मानिए इन जलेबियों का स्वाद आपको वापस इन दुकान पर पहुंचने पर मजबूर कर देगा। अभिषेक जैन बताते हैं कि शुद्ध देसी घी और खांड की बनी चाशनी में डूबी जलेबियों की एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये कभी खट्टी नहीं होती है। इस वर्ल्ड फेमस दुकान की जलेबियों के शौकीनों की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री तक शुमार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह के विशेष आयोजनों में इस दुकान की जलेबी मेहमानों को परोसी जाती थी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई कोने कोने से जो शख्स पुरानी दिल्ली घूमने या शॉपिंग करने आते हैं वो यहाँ की जलेबियों को टेस्ट करना नहीं भूलते हैं। यहाँ तक कि कई विदेशी सैलानी भी जलेबी वाला के यहाँ रबड़ी के साथ जलेबी का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, अखाड़ों में कुश्ती करने वाले कई पहलवान भी यहाँ की जलेबियों के साथ कुश्ती करते नजर आते हैं। और जलेबियों का स्वाद भी कुछ ऐसा है कि पहलवानों के बीच ज्यादा से ज्यादा जलेबियां खाने की होड़ सी लग जाती है। वीर जी, आप कहाँ से आए हैं और ये जो ओल्ड फेमस जलेबी वाला है, क्या आप इसके यहाँ रेगुलर आते हैं? आपको इस जलेबी को लेकर के आपकी क्या कहना है? बिल्कुल जी, बिल्कुल हम रेगुलर आते हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा। वेस्ट दिल्ली के। और जब हम छोटे छोटे थे तब से आते हैं, अपने माँ बाप के साथ तब से आते थे। और आज वो नहीं रहे, बट हम तो रेगुलर वही लेगेसी चल रही है और पूरा खानदान जो है वो सारे यहीं आते हैं। हाँ, यहाँ पर ये तो काफ़ी फेमस जगह है और ऑब्वियसली जब भी हम आते हैं तो उस दुकान पे ज़रूर आते हैं। मैं यहाँ सेकंड टाइम आई हूँ, तो टेस्ट तो ऑब्वियसली है ही है। 600 रुपये किलो हो गया मामला? कोई बात नहीं सर, जितना भी महंगा हो खाने पीने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई फर्क आज जब टेस्ट किया तो एंजॉय कर रहे हैं ना, खा क्वालिटी मिलेगी और प्राइस का फ़र्क पड़ता है, पर इतना भी नहीं पड़ता। जब आप इतनी दूर आ रहे हैं और जलेबी और समोसा खाने आ रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत जो बड़ा कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ से जब जाते हो तो 4 लोगों को और प्रमोशन हो जाता होगा, है ना? तो फिर सहेलियों में नहीं, अब घर जाएंगे, जो घर के मेंबर्स हैं उनके लिए पैक करा के लेके जाएंगे। अभी भी कम से कम मैंने 2.5 किलो पैक कराई है पूरी फैमिली के लिए। 2.5 किलो जलेबी? हाँ। मतलब बात जब टेस्ट किया तो जेब नहीं देखना। पूरी फैमिली के लिए पैक हुई है अभी, तो 2.5 किलो भी पैक हुई है। कोरोना ने जो पूरी दुनिया में कोहराम मचाया उसका असर दी ओल्ड फेमस जलेबी वाला पर भी पड़ना लाजमी था। कोरोना के दौरान यहाँ सेल्स पर असर जरूर पड़ा, लेकिन अब सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि बड़ी संख्या में लोग जलेबी पैक कराकर ले जाते हैं। पिछले करीब 50-60 सालों से जलेबी वाले ने जलेबियों के साथ मटर समोसा और मटर कचौरी की भी ग्राहकों को देना शुरू किया, जो 25 रुपए का एक पीस है। यहाँ के समोसों के भी कई दीवाने आपको दुकान के बाहर भीड़ लगाए नजर आ जाएंगे। तो आप भी कभी पुरानी दिल्ली आए तो आजादी के जश्न के साथ जलेबियों का स्वाद लेना मत भूलिएगा। समीर दीक्षित, ET Now स्वदेश। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समेटेंगे, लेंगे छोटा सा ब्रेक। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।